ज़फ़राबाद नगर पंचायत की आवाम को मेरा आदाब और सलाम। नमस्कार साथियों, कहना ये है कि ज़फ़राबाद में जिस तरीके से बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के क्रम में एक बदले की राजनीति है और इस स्तर पे पॉलिटिक्स की जाएगी, इसका बिल्कुल हम लोगों को वहम गुमान भी नहीं था। और यहाँ की जनता, हिंदुस्तान के लोग इस तरह की अपेक्षा इस सत्ता पक्ष से नहीं करते। मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मंदिर हो, मस्जिद हो और कोई भी इबादत का या पूजा का स्थल हो, ये सब चीज़ें जो है राजनीति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सत्ता के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को जो है बार बार नाम लेने पर उनको एतराज़ है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान के वो रचयिता हैं। इन्होंने लोगों को सम्मान दिलाने के लिए एक संविधान को कायम किया। अब मैं डेली पेपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, काउंटर को पहले मैं नाम देखता हूँ कि नाम किसका है, तो खास नाम नज़र आते हैं, खास जात के लोगों के नाम नज़र आते हैं। साथ एक खास बातचीत करने के लिए नगर पंचायत ज़फ़राबाद के यशस्वी अध्यक्ष प्रतिनिधि जनाब सरफराज खान साहब हैं। डॉक्टर साहब, बहुत लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई आपसे। बातचीत का एक छोटा सा क्रम नेशनल पॉलिटिक्स पे और उसके साथ लोकल इश्यूज़ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। लोकल मामलों पे ज़रा बातचीत करते हैं। यहाँ नगर पंचायत जो आपकी ज़फ़राबाद है, लगभग 1.5 साल के आसपास का वक्त बीत चुका है और एक रिपोर्ट कार्ड होता है कि नहीं, एक प्रतिनिधि मेरा चुना गया है। आम जनता जानना चाहती है कि रिपोर्ट कार्ड अब तक ज़फ़राबाद का 1.5 साल में कैसा रहा, ज़रा उसके बारे में बताएं। ज़फ़राबाद नगर पंचायत की आवाम को मेरा आदाब और सलाम। नमस्कार साथियों, कहना ये है कि ज़फ़राबाद में जिस तरीके से बहुत सारी कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के क्रम में हम लोगों ने जो शुरुआत की, हमारे यहाँ रोड के नाम पे जो है स्टेट बैंक के आगे जो है हाईवे से कनेक्टेड एक रोड बनाया गया है। 20-22 लाख की लागत से वो बना दिया गया है। और मलहद मोहल्ले में भी वहाँ पे एक रोड बनाया गया जहाँ बस्ती को नहीं पहुँच रहा था। और 2-3 रोड का जो है शासन से भी पैसा आ चुका है, तकरीबन 1 करोड़ रुपये आया हुआ है। वो रोड जो है प्रस्तावित है, उसका टेंडर होना है। और हमारे यहाँ इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी। इक्विपमेंट के नाम पे ज़फ़राबाद नगर पंचायत नील थी। ऐसे में हम लोगों ने जेसीबी भी हमारी ऑफिस में आ गई है और भी कुछ पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से भी वर्क नहीं कर रही है। सेकेंडली जो है टॉयलेट, बाथरूम, मोबाइल टॉयलेट चाहिए था, वो 2 मंगा लिया गया है। टैंकर्स बिल्कुल खस्ता हालत में थे, 2 टैंकर का भी कर दिया गया है। इस तरीके से 3 ई रिक्शा वो भी मंगाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट लगने हैं, कोशिश ये की जा रही है कि ज़फ़राबाद नगर पंचायत को उन सारी चीज़ों से लैस किया जाए। और अभी जल्द ही तकरीबन 15 दिन पहले शासन की तरफ से जो बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमारे हिंदू भाइयों के लिए, अंत्येष्टि स्थल का भी जियो के में तकरीबन 28 लाख रुपए आ चुका है। जल्दी उसका टेंडर भी हो और काम भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। 4-5 चीज़ें चुनाव के वक्त आपने आम जनता से कही थी कि नहीं, वो आरओ पेयजल की व्यवस्था उसको निःशुल्क कर देंगे, या इसके अलावा जो नाव घाट है, सीढ़ी घाट है, श्मशान घाट, उसको बिल्कुल दुरुस्त करा देंगे। इसके अलावा आपने सब्जी मंडी और मछली मार्केट के निःशुल्क वितरण की बात की थी। या फिर पूरी की पूरी ज़फ़राबाद तीसरी आंख से देखी जाएगी, पूरा CCTV से लैस नगर पंचायत ज़फ़राबाद हो जाएगा। तो अब तक इस प्रोस्पेक्ट पे अब तक क्या कुछ काम हुए हैं, कामों की स्थिति क्या है? पहली बात यह है कि आरओ, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो तकरीबन 9 आरओ जो है आ चुका है। उसका बाद अधिष्ठापन होना है। 9 आरओ आ चुके हैं टाउन में। और CC कैमरे को, क्योंकि उस टाइम जो है प्रशासन के दृष्टिकोण से CCTV का फैसला हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे लिया था, तो पूरे मार्केट में हमने CCTV को जो है पूरा जाल बिछा दिया था और लोग बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी उठा रहे थे। प्रशासन को पूरी मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ लोकल राजनीति की वजह से उस चीज़ को, क्योंकि टेंडर उसका नहीं हुआ था, वो पर्सनल लेवल पे SP साहब के आदेश पे किया गया था। टेंडर ना होने की वजह से उसको इशू बना के उसको फ़िलहाल हम लोगों ने होल्ड किया है। लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हम जल्द ही उस चीज़ को चालू करेंगे। और जहाँ तक आरओ भी, जैसा भी मैंने बताया, कि आ ही चुका है। और घाट की जो व्यवस्था है, घाट को जो है, घाट के लिए हम लोगों ने वैश्विक एक योजना है, उसके तहत में घाट के सुंदरीकरण के लिए पैसा शासन से मांगा है। और शासन का पैसे की कमी की वजह से शासन ने दोबारा गवर्नमेंट से जो है कुछ पैसे की डिमांड की बजट बढ़ाने के लिए। अगर वो बजट स्वीकृत हो गया तो हमारे पास जो है घाट के सुंदरीकरण का भी पैसा आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे आपकी छोटी नगर पंचायत है, बावजूद इसके शहरी क्षेत्र का ये नगर पंचायत है, यहाँ कूड़ा निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े इकट्ठा हो जाते हैं। जो मेरी जानकारी है, ज़फ़राबाद की आम जनता जानना चाहती है कि बाईपास जो निकला हुआ है, वहाँ कूड़े अब तक फेंके जाते थे। तो कोई प्लान ऐसा बन रहा है जो यहाँ नगर पंचायत के कूड़े हैं दूसरे किसी जगह शिफ्ट कर दिए जाए? ये बहुत बड़ा इशू था और हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी भी थी, जिसको जो है SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है MRF सेंटर ये बाजू के उस इमलो गांव के करीब जो है, समूहपुर गांव के करीब बनाया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उस तकरीबन जो है 30 लाख की लागत से बन रहा है। उसके साथ कंपोस्ट पिट बन रही है, वो भी मुझे हम लोगों को जल्दी ही तैयार करके देनी है। मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी तकरीबन दोनों प्रोजेक्ट मिला के इक्विपमेंट के साथ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो एकदम ख़त्म होने या
तैयार होने के कगार पे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स पे बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज अभी अपडेट मिली है बिजली चोरी के एक मामले में, अवैध अतिक्रमण के एक मामले में समाजवादी पार्टी के एक सांसद है शफीकुर रहमान साहब, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और न जाने कितने मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और आज बुलडोजर से उनके घर के एक हिस्से को गिराया गया। तो ये बुलडोजर की जो पूरी की पूरी कहानी है, समाजवादी पार्टी के सांसदों को चिन्हित करके जो कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं? ये एक बदले की राजनीति है और इस स्तर पे पॉलिटिक्स की जाएगी, इसका बिल्कुल हम लोगों को वहम गुमान भी नहीं था। और यहाँ की जनता, हिंदुस्तान के लोग इस तरह की अपेक्षा इस सत्ता पक्ष से नहीं करते कि इस तरह की पॉलिटिक्स करके किसी का बुलडोज़र से घर गिरवा देना बहरहाल उनकी आदत में शुमार है। जब आज़म खान साहब जैसे बड़े नेता को एक छोटे से बकरी चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया जा सकता है, तो ये बिजली चोरी तो उससे शायद कुछ बड़ा इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही है। इसको मैं नहीं समझता कि बिजली चोरी हुई होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगा के एक सांसद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तो इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग बदले की भावना से तमाम जितने हमारे जीते हुए विधायक सांसद हैं उन पे बदले की कार्रवाई कर रही है। तो वक्त उनका है, फिलहाल वक्त बदलेगा। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, संभल हो चाहे काशी हो, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, वहाँ अचला देवी, और संभल में जो मंदिर था वहाँ एक दूसरा मामला। तो मतलब हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढा जा रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष थोड़ा प्रश्न आपसे रहेगा, तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं, इस पर आपका अपना क्या पक्ष है? मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मंदिर हो, मस्जिद हो और कोई भी इबादत का या पूजा का स्थल हो, ये सब चीज़ें जो है राजनीति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर मस्जिद की आड़ में जो है देश का जो विकास है, जो विकास ज़रूरी था, जो नहीं हो सका, उसको छुपाया जाने का एक कोशिश है। लोग सवाल ना करें एम्प्लॉयमेंट पे, लोग सवाल ना करें विकास पे, लोग सवाल ना करें बहुत सारी चीज़ों पे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आस्था का है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हमेशा मौजूद रहता है। लोग इस मामले में बहुत सेंसिटिव भी रहते हैं। तो इस सूरत में सत्ता पक्ष के लिए बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एज ए इंस्ट्रूमेंट इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जाता है। अपनी नाकामियों को छुपाने का असफल प्रयास है ये। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर जानना चाहेंगे, सदन में आजकल बिल्कुल मैं तो कह सकता हूँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और एक जनप्रतिनिधि जो आम जनता के बीच से चुन करके जाता है, तो आम जनता को इस बात की उम्मीद रहती है कि हमारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, आम जनता के मुद्दों पर वहाँ चर्चा की जाएगी, लेकिन थोड़ा उलट करके काम हो रहा है। देश के गृह मंत्री, जो सम्मानित गृह मंत्री हैं, विदेशों में बड़ा नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बार बार ये अंबेडकर का नाम लेने से अच्छा है कि भगवान का नाम लिया जाए, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस ने उनका बड़ा विरोध किया, उसके बाद कितने सांसदों को चोट आई आपने देखा है। तो अंबेडकर के खिलाफ जो कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी गृह मंत्री अमित शाह ने की है, आपका अपना स्टैंड क्या है? सत्ता के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को जो है बार बार नाम लेने पर उनको एतराज़ है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान के वो रचयिता हैं। इन्होंने ये लोगों को सम्मान दिलाने के लिए एक संविधान को कायम किया, संविधान बनाया। उसी संविधान के तहत हम भारतीय जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और अपने अधिकारों को पा भी लेते हैं। और संविधान बनाने वाले के बारे में ऐसा नज़रिया रखना, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा उनके नाम को लेने से गुरेज या परहेज़ करती है, जो उनके लिए नुकसानदेह है। हम जो है अंबेडकर जी का जो नाम लेते हैं, वो हमारा फैशन नहीं है, वो हमारा पैशन है। हमारा एक शौक़ है कि हमारे एक बड़े वो संविधान रचयिता थे, जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली, वोट का अधिकार मिला, हमको एक बराबर का अधिकार दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जो है ये सरकार ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन उनके संविधान के तहत आज जो है अपने तमाम अधिकारों को पाने के लिए हम कामयाब हैं। और ऐसी सूरत में सरकार, क्योंकि हैंडीकैप्ड है ये सरकार, इनकी जो है 2 बैसाखियाँ हैं, एक नीतीश कुमार जी हैं, एक हमारे नायडू साहब हैं, जो डबल एन, और तीसरे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो ट्रिपल एन जो है, टोटली दे आर हैंडीकैप्ड। आई थिंक इन चीज़ों का सहारा अगर नहीं लेंगे तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इनके पास और दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं। तो बाबा साहब जैसी शख्सियत पे इस तरह की अपमानजनक बातें करना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ऐसे में पूरा भारतवर्ष ऐसे कृत्य की जो है घोर निंदा करता है। अच्छा, एक चीज़ और, कानून व्यवस्था को लेकर के एक अंतिम सवाल रहेगा। हमारे यहाँ अनुराग यादव हत्याकांड एक बहुत बड़ी केस हुई, इसके अलावा आपने बक्सा वाले क्षेत्र में भी एक बड़ा मंगेश यादव की घटनाक्रम को देखा। तो कानून व्यवस्था का ज़्यादा कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा, मतलब गर्दन उतार दी जा रही है, उसके बावजूद भी जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उसके घर को बुलडोजर से नहीं ढहाया जा रहा है और कथित तौर पर लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के जो स्थिति अपने यहाँ जनपद जौनपुर में बनी है, प्रदेश में जो अराजकता फैली है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था एक
ऐसी लाइन है कि कानून का ताल्लुक जो है वो किसी जात विशेष से या किसी जात वर्ग से संबंधित नहीं है। कानून सबके लिए है। कोई किसी भी बिरादरी का है, अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उनको सज़ा दिलाने में या किसी तरह न्याय दिलाने में जिस तरह से पार्शियलिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार किसी ख़ास वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर उनको डराने और धमकाने का काम कर रही है। ऐसे में जो लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उनसे मेरी सिर्फ आग्रह यही है कि कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। कोई किसी भी वर्ग का हो, अगर वाकईतन वो अपराधी है तो कुछ सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो अनुराग यादव के अपराधी हों, चाहे जो है मंगेश अगर इसमें मुलव्विस रहे हों या इसमें शामिल रहे हों, जैसा लगता है फर्जी काउंटर सारी चीज़ें थी, दुनिया जानती है। तो इस तरह के बहुत सारे जात, अब मैं डेली पेपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, काउंटर को मैं पहले नाम देखता हूँ कि नाम किसका है, तो ख़ास नाम नज़र आते हैं, ख़ास जात के लोगों के नाम नज़र आते हैं। उस ख़ास लोगों को जो वाक़ईतन अपराधी हैं उनका जिक्र भी नहीं होता, ये ख़ास वर्ग के लोगों को का काउंटर कर दिया जाता है, हाफ़ काउंटर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अफसोसनाक है। एक अंतिम 30 सेकंड, कथित तौर पर सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कथित तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कुल मिलाकर के जब अब थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल रहेगा कि जब मुसलमानों के कोई पर्व कोई सार्वजनिक स्थानों से निकलते हैं, मंदिरों से निकलते हैं, उसके सामने से निकलते हैं, तो कोई स्थिति बिगड़ती हुई नहीं दिखती है। लेकिन जब हिंदुओं की रामनवमी का जुलूस निकलता है, जैसे ही मस्जिद के सामने गया वैसे ही न मालूम कैसी गतिविधि होने लगती है। ऐसी तमाम केसेस का उन्होंने उदाहरण सदन में दिया। तो ऐसे बयानों को सदन में एक मुख्यमंत्री दे, आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई किसी भी समुदाय का हो, अगर वो किसी भी आस्था धर्म के ताल्लुक से रखने वालों के प्रति कोई ख़राब भावना रखता है तो निंदनीय है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ज़फ़राबाद नगर पंचायत में जब एक मंदिर बनने के बाद एक वो समारोह मनाया गया था, जिसमें मैंने अपने हिंदू भाइयों के ऊपर खुद मैंने अपनी टीम के साथ पुष्प वर्षा की थी। तो ये इल्ज़ाम तो सरासर गलत है कि मुस्लिम बस्तियों से गुजरने के बाद हमारे हिंदू भाइयों को कोई तकलीफ़ दी जाती है। अराजक तत्व दोनों तरफ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हमारे लोग टोटली सही हैं या आपके लोग टोटली सही हैं। दोनों में गलत लोग हैं, गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गलत लोग जो हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे मासूम संभल में मार दिए गए, बहुत सारे मासूम जो है उनको गलत मुकदमे में फंसा दिया गया। तो इस तरह की जो है बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए, वक्त बदलेगा। अच्छा, 3.5 साल, एक अंतिम सवाल, 3.5 साल का समय आपके पास बचा है। एक ड्रीम नगर पंचायत बनाने का आपका प्लान होगा, प्रदेश की सबसे सुंदर नगर पंचायत ज़फ़राबाद बने, आपका अपना प्लान होगा। तो इस फील्ड में अब तक आपका विजन कैसा है? अगले 3.5 साल क्या कुछ करने वाले हैं? ज़फ़राबाद की जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत जहाँ की जनता के लोगों को है, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल के आखिरी लम्हे तक उस कोशिश उस कारवां को आगे बढ़ाऊंगा। और मुझे जहाँ लगता है मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में वो सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर ली जाएंगी जो मेरे नगर पंचायत के बजट के स्तर पे होगी या शासन द्वारा दिए गए पैसे के बुनियाद पे होगी। मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा एक ही इरादा होता है कि जो मैं वादा करूँ उसको पूरा करूँ। अगर वादे में नाकामी कहीं होती है तो शासन द्वारा पैसा न उपलब्ध करने की वजह से हो सकती है, वरना मेरी जो कोशिश है, जो मेरा मिशन है ज़फ़राबाद नगर पंचायत का, एक वार्ड ऐसा है दरीबा जिसमें राजभर बस्ती और चाहन बस्ती के लोग रहते हैं। वो ज़फ़राबाद का हिस्सा आप महसूस नहीं कर सकते कि वो नगर पंचायत का हिस्सा है, लेकिन अभी परसों 2 रोड का हमने वहाँ पे 15वां वित्त में वहाँ पे मैं प्रस्ताव भेजा है, जो मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद या 20 साल बाद काम होने जा रहा है। वहाँ की बस्ती में 25-30 घर के लोग रहते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। तो मैं जहाँ तक अपनी नज़र से देखता हूँ, अपने विजन से देखता हूँ, कोई भी समाज का कोई भी वर्ग हो, कहीं भी लोग बसते हों, और अगर वो किसी भी सुविधा से उपेक्षित हैं तो उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल करना, सुविधाओं को पहुँचाना नगर पंचायत की पूरी टीम के साथ जिम्मेदारी है हमारी। अच्छा, बिल्कुल। एक लास्टली, बहुत लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है और जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर समझ पाता हूँ उसमें समय से पहले आप कहते कुछ नहीं, लेकिन हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है। आप इस बार का मैदान आपने ज़फ़राबाद का मारा है, एम्पायर बड़ा करने का आपका भी आपकी मंशा होगी। तो 27 में कुछ सोचा है आपने या फिर अभी ज़फ़राबाद को ही लेकर चलना है? ज़फ़राबाद नगर पंचायत ने जिन्होंने हमें पहली सीढ़ी पे कामयाब किया है, तो वो पहली सीढ़ी पे कामयाब करने वाली जनता भी ये देख रही है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस कदर और कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं और हमेशा वो मुसलसल अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से नवाजते रहते हैं। तो उनकी इन दुआओं का असर ज़रूर दिखेगा। 27 में इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं कहीं ना कहीं किसी विधानसभा से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए ज़फ़राबाद के अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान थे, और 27 को लेकर के अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। बस आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिल जाए। स्थानीय मुद्दों से लेकर के राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।